हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अबाउट द बैंड विड्थ। ये हमारा यूनिट नंबर 10 है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और इसमें लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने बैंड विड्थ के बारे में पढ़ाई किया था। और आज हम लोग पढ़ रहे थे, जो टॉपिक था बैंड विड्थ ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। बैंड विड्थ ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अलग अलग तरह के जो सिग्नल्स होते हैं वो सब का जो बैंड विड्थ होता है उसके विषय में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे बैंड विड्थ ऑफ टीवी सिग्नल। एंड टीवी सिग्नल के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म भी किया था। टीवी सिग्नल में फर्स्ट वन आ जाएगा आपको VHF, द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF का फुल फॉर्म वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और इसका जो रेंज होता है वो आपको जाता है 54 MHz टू 72 MHz, 72 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। 54 मेगाहर्ट्ज से 72 मेगाहर्ट्ज तक ये वेरी करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बैंड विड्थ जो होता है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 72 मेगाहर्ट्ज। तो 72 मेगाहर्ट्ज माइनस 54 मेगाहर्ट्ज, तो बैंड विड्थ यहाँ से आपको आ जाएगा 18 MHz, दैट इज़ मेगाहर्ट्ज। ये आया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज। अब इसी में आपको एक मिलेगा UHF, जिसका फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। UHF, दिस इज योर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 174 MHz मेगाहर्ट्ज से लेके 216 मेगाहर्ट्ज तक ये रेंज होता है। UHF दैट इज़ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 174 मेगाहर्ट्ज टू 216 मेगाहर्ट्ज। जब हम लोग इसका बैंड विड्थ का बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 216 मेगाहर्ट्ज माइनस 174 megahertz. So this will give you the bandwidth of 216 minus 174, that is 42 megahertz. देखिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इन दोनों में अंतर है विजिबिलिटी का। आप टीवी में भी जब सिग्नल्स पर बात करते हैं तो एक नॉर्मल सिग्नल आता है, और जो एक हाई डेफिनेशन वाले जो चैनल्स होते हैं HD चैनल्स, उनमें विजुअल क्लियरिटी और एक जो नॉर्मल चैनल होता है उसमें विजुअल क्लियरिटी दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो VHF और UHF लिखे हैं यहाँ पे, इसका जो बैंड विड्थ है ये बैंड विड्थ हम लोग को उसी चीज़ के बारे बताता है कि एक नॉर्मल चैनल में और एक फुल HD चैनल में क्या डिफरेंस होगा। एंड इससे जब आगे बढ़ेंगे तो देन एक आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट
कम्युनिकेशन। इसमें आपको दो चीज़ मिलेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, एक अप लिंक और एक डाउन लिंक। यदि कोई सिग्नल नीचे से ऊपर जा रहा है तो देन दैट इज़ कॉल्ड अप लिंक, और यदि कोई सिग्नल ऊपर से नीचे आ रहा है तो देन दैट इज़ कॉल्ड डाउन लिंक। तो इसमें हम लोग दो तरह का बैंड विड्थ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे एक है अप लिंक और नेक्स्ट वन इज़ आवर डाउन लिंक। सैटेलाइट जो कि धरती से काफ़ी ऊपर एक डेफिनेट ऑर्बिट में प्लेस्ड होता है, तो यदि सिग्नल्स नीचे धरती से सैटेलाइट तक जाता है तो नीचे का कनेक्शन ऊपर से बनाता है, तो देन दैट इज कॉल्ड अप लिंक। और यदि ऊपर से नीचे तक आता है तो देन दैट इज कॉल्ड डाउन लिंक। बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि सिग्नल नीचे से ऊपर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड अप लिंक, और यदि सिग्नल ऊपर से सैटेलाइट से नीचे आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड डाउन लिंक। तो जो अप लिंक होता है इसका रेंज हो जाता है 5.90 GHz गीगाहर्ट्ज से लेके 6.44 GHz दैट इज़ गीगाहर्ट्ज। मतलब जो स्टार्टिंग रेंज है दैट इज़ 5.90 GHz से लेके 6.44 GHz दैट इज़ गीगाहर्ट्ज। तो इसमें हम लोग को जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसका बैंड विड्थ देखने के लिए, बैंड विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को डिमिनिश कर देंगे, घटा देंगे। तो वैसे घटाने पर यहाँ पर हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 0.54 गीगाहर्ट्ज। देखते हैं तो बैंड विड्थ इज इक्वल टू 6.44 GHz माइनस 5.90 GHz। तो यहाँ से आपको बैंड विड्थ मिल जाएगा 0.54 GHz दैट इज़ गीगाहर्ट्ज। ये बैंड विड्थ आया अप लिंक का जब सिग्नल नीचे से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डाउन लिंक। इसका रेंज वेरी करता है 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। और यहाँ पर यदि बात किया जाएगा बैंड विड्थ का तो दिस विल हैव 4.2 गीगाहर्ट्ज माइनस 3.7 गीगाहर्ट्ज। तो बैंड विड्थ बराबर 0.50 GHz दैट इज़ गीगाहर्ट्ज। आप देख सकते हैं कि अप लिंक में जो रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो डाउन लिंक है उसमें रेंज इन कंपैरिजन टू अप लिंक आपको लिटिल बिट लेस, थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। अब इसके बाद इसके अलावा भी कुछ बैंड विड्थ होते हैं, सम ट्रांसमिशन मीडियम। तो वो सब का बैंड विड्थ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। देखिए बैंड विड्थ हम लोग जनरली यहाँ पर देखेंगे कोएक्सियल केबल का और ऑप्टिकल फाइबर एंड फ्री स्पेस कम्युनिकेशन।
bandwidth of some transmission medium, कुछ मीडियम्स का बैंडविड्थ क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे बैंडविड्थ ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडियम एक स्टेटमेंट जो सबसे पहले लिखा जाएगा कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है उन लोगों को एक ट्रांसमिशन मीडियम का ज़रूरत पड़ता है सो दैट सिग्नल्स कैन रीच फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें हम लोग लिखेंगे दैट transmitter and receiver have some transmission medium. Transmitter and receiver have some transmission medium so that signal can be reached with sufficient strength। ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जैसे हम लोग एक पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल में जनरली क्या होता है कि आपको हम इसका फिगर जनरली ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पे जब बहुत सारा जो वायर है एक ही एक्सिस के अलोंग लाई करता है तो इस सिस्टम को हम लोग कोएक्सियल केबल कहते हैं। ये आउटर में पीवीसी कोटेड होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। देन आफ्टर जो सेकंड स्टेप में है आउटर सील्डिंग होता है, इनर सील्डिंग होता है, इनर पीवीसी इंसुलेशन, एंड लास्टली दिस इज़ द कॉपर वायर। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये आपको एक कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर है और बिलो 18 गीगाहर्ट्ज़ इसका यूज किया जाता है एंड इसका जो बैंड विड्थ होता है कोएक्सियल केबल का 750 MHz मेगाहर्ट्ज़, 750 मेगाहर्ट्ज़ तक इसका बैंड विड्थ वेरी करता है। अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर सेकंड में। ऑप्टिकल फाइबर ये आपको बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्टिक्स का फेनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसका रेंज जनरली 100 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ तक ये आपको ट्रांसमिशन करवा सकता है। थर्ड में आता है फ्री स्पेस। तो देखिए फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में रेडियो और जो टेलीविज़न है उसका रेंज को हम लोग देख लेंगे, इवन इफ सैटेलाइट तक ऐड कर देंगे। इसको अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो जो फ्री स्पेस का रेंज होता है 550 किलोहर्ट्ज़ से लेके 6.5
गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। जो फ्री स्पेस होता है उसका बैंडविड्थ 550 किलोहर्ट्ज़ से 6.5 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन उससे पहले वी विल हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके विषय में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर के विषय में जब बात किया जाएगा तो हम लोग पहले भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के विषय में पढ़ चुके हैं कि जनरली जो अर्थ होता है वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ होता है। उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें किस वैल्यू तक हम लोग किसको क्या कहते हैं, जैसे कितना किलोमीटर तक क्या कहा जाएगा, उसी आधार पर हम लोग अभी प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये एक फैक्ट है बस नॉलेज के लिए। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। वैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ये जो है दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस, इसको आप मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है सबसे नीचे। जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर का जो ऊंचाई है, इस रेंज को जमीन से 10 किलोमीटर का जो ऊंचाई है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जमीन से 10 किलोमीटर का जो ऊंचाई है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जनरली इस रेंज में हाइट के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ट्रोपो रीजन में लिखेंगे या ट्रोपोस्फेयर के रीजन में, इन द रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट मतलब आप जैसे जैसे 0 से ऊपर जाइएगा तो यहाँ से आपको 10 किलोमीटर तक ऊपर बढ़ने के साथ आपको जो टेम्परेचर है उसमें डिक्रीज महसूस होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद ज़मीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये ज़मीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसको कहते हैं स्ट्रैटोस्फेयर। ज़मीन से
50 किलोमीटर का ऊंचाई को स्ट्रेटोस्फीयर होता है। मतलब ट्रोपोस्फीयर के जस्ट जो ऊपर वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, या कह सकते हैं कि ओजोन लेयर से जो नीचे होता है, ओजोन लेयर से जो जस्ट नीचे होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। अब यहीं पे हम लोग यदि अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं तो ये आपको हो जाएगा ओजोन लेयर 100 किलोमीटर। यदि ज़मीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखें तो ओजोन लेयर वहाँ पर आपको लाई करेगा, और ये लेयर हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को अदा करता है, क्योंकि इस लेयर में ये लेयर हम लोग को एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है दैट ओजोन लेयर protects us from harmful ultraviolet rays coming from sun। सूर्य से आने वाला जो हानिकारक विकिरण होता है अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ये ओजोन लेयर हम लोग को बचाता है। और ये जो ओजोन लेयर है इसका एक्चुअल जो विड्थ है दिस इज़ 50 किलोमीटर, एंड ये लेयर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर यदि डिप्लेशन होता है तो ये एक बहुत ही कंसर्न्ड टॉपिक होगा, बहुत ही कंसर्न मैटर होगा कि यदि ओजोन लेयर में आपको डिप्लेशन दिखता है, क्षय दिखता है, तो देन इट विल बी सो मच हार्मफुल फॉर अस। इसके बाद आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर आपको ज़मीन से ज़मीन से 175 किलोमीटर तक होता है मेसोस्फेयर। ये लेयर या ये स्फेयर ओजोन लेयर से जस्ट ऊपर होता है, और जो थर्मोस्फेयर होता है उससे जस्ट नीचे होता है। ये आपको यहाँ से 300 किलोमीटर थर्मोस्फेयर, या आप चाहें तो इसको आयनोस्फेयर भी कह सकते हैं। यह आपको ज़मीन से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और आयनोस्फेयर का शुरुआत वैसे बोलिएगा तो यहीं से हो जाता है आयनोस्फेयर। 10 किलोमीटर के रेंज से ही इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तरह तरह के जो गैसेस होते हैं उनका मिक्सचर यहाँ पर पाया जाता है। तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रेडियो वेव्स होता है इसको ये जो ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स होता है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द अर्थ सरफेस। इसके ऊपर एपेल्टन लेयर है, एंड उसके बाद फिर एक्सोस्फीयर चला जाएगा। ये जो है ये एपेल्टन लेयर है, एंड ये सब आप देख सकते हैं एक्सोस्फीयर।
आयनोस्फीयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम लोगों के कम्युनिकेशन सिस्टम में है। क्या करता है आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट बैक द ट्रांसमिटेड रेडियो वेव टू अर्थ सरफेस। धरती की सतह पर उसको भेजने का काम करता है आयनोस्फीयर। अब इसके बाद हम लोग इन सभी तरह तरह के लेयर्स का स्टडी करने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से प्रोपागेट करता है। तो देन इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है उसमें टोटल कितने वेव्स होते हैं। और जैसे हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हम लोगों के लिए कौन सा जो वेव होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में हमारे लिए जो ज़रूरी होता है। तो हमारा जैसे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोग जस्ट एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ के रखें तो वहाँ से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसका हम लोग को यूज करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे डिस्कशन करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।